मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हमने जो जो पढ़ा था एक बार फटाफट क्विक रिवीजन देखते हैं। देखिए भाई, मैंने आपको ये बताया था, ये गोल्डन पॉइंट्स है, ये जो पेज है दिस इज एक्चुअली गोल्डन। इसको आप प्रिंट आउट करा के मार्केट में बेचेंगे तो बहुत कीमत है इसकी, सच बता रहा हूँ। तो देखिए, आपको अगर कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या फर्क है, तो आप बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट का इंटरसेक्शन होता है, जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का इंटरसेक्शन ही नहीं होता है। और इंडिपेंडेंट का इंटरसेक्शन क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। याद रहेगा, अगर कभी भी आपको बोला जाए कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी। ठीक है, बस। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट तो अपने को पता ही है कि सबका यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज पता है। अब अपने को देखो, एक चीज है, मैं आपको ये क्वेश्चन करने से पहले ही बता देता हूँ कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है, मतलब समझ रहे हो, ये हो गया अफगानिस्तान में भूकंप आना और ये हो रहा है सिक्के में हेड आना, कोई मतलब है इन दोनों का आपस में? कोई मतलब नहीं, एकदम इंडिपेंडेंट इवेंट्स। उस तरह से ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो पता है आपको, ई का कॉम्प्लीमेंट और एफ का कॉम्प्लीमेंट ये भी इंडिपेंडेंट होगा। कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, ई और एफ का कॉम्प्लीमेंट ये भी इंडिपेंडेंट होगा, या ई का कॉम्प्लीमेंट और एफ ये भी इंडिपेंडेंट होगा। मतलब सिंपल सी बात है, ये अपन प्रूफ भी कर देंगे अभी। ई और एफ का डैश अपने को प्रूफ करना है। सिंपल सी बात है कि अगर ई के होने से एफ के होने पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ई के नहीं होने से एफ के नहीं होने पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिसने नहीं सुना है, आई रिपीट इट अगेन। ई के होने या ना होने से, ई के होने से पहली बात तो एफ पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है ना। ई हो जाए, एफ ई हो जाए मतलब अफगानिस्तान में भूकंप आ गया, लेकिन उससे इस बात पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि सिक्के में हेड आता है या टेल आता है। इट इज स्टिल एन इंडिपेंडेंट इवेंट। उसी तरह से ई के होने से अगर एफ पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ई के नहीं होने से एफ के नहीं होने पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या फिर ई के हो जाने से एफ के नहीं हो जाने पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब नहीं होना, और ई के नहीं होने से, देख रहे हो आप लोग, थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए। ई के नहीं होने से एफ के होने पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये चारों बातें, ठीक है, सब आपस में इंडिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है ना। तो बेसिकली इन शॉर्ट, ई के होने या ना होने से एफ के होने या ना होने पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड, और मे बी आप लिख लो इसको खुद से। तो सबसे पहले आपको बोला है ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो क्या ई और एफ का इंटरसेक्शन डायरेक्टली पीई इंटू पी एफ के बराबर हो जाएगा? सोच कर देखिए, पीई इंटू पी एफ के बराबर बिल्कुल हो जाएगा। सही बात है ना। तो आपसे बोला है कि इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन सो आर ई डैश ई एंड एफ डैश। तो ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट है, ये आपको प्रूफ करना है। ई एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट है, ये आपको प्रूफ करना है। मैं चाहूंगा कि ये चीज आप एक बार थोड़ा सा कोशिश करके देखिए खुद से। मैं आपको एक हिंट देने के लिए, छोटा सा हिंट देने के लिए एक वेन डायग्राम बना के देता हूँ। ठीक है, इस वेन डायग्राम में क्या है कि हमारे पास ई इवेंट है, एफ इवेंट है। इंडिपेंडेंट है तो ओवरलैप तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। अफगानिस्तान में भूकंप आते आते सिक्के में हेड आ सकता है, बहुत कम चांस है, आ सकता है। ठीक है, तो उस बात का इंटरसेक्शन पॉसिबल है। तो हमें क्या बोला गया है कि ये रहा ई, ये रहा एफ। अब आपको बताना है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है, तो ई डैश, ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ट्राई करें, प्रूफ करने की कोशिश करें। थोड़ा सा टाइम ले, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन मैं चाहता हूं एक बार आप देखिए करके। तो ये आपको गिवन है, देखते हैं। दिस इज गिवन टू अस एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव। यू हैव टू प्रूव कि ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट। ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट। सर हो गया, अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, ई और एफ डैश इंडिपेंडेंट है, सबको आगे देखिए प्लीज प्लीज। ये आपको प्रूफ करना है ना। तो ई और एफ डैश इंडिपेंडेंट है, मतलब ई और एफ डैश का जो इंटरसेक्शन आएगा वो डायरेक्टली उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट आ जाना चाहिए, पी ए इंटू पी एफ डैश। ये अपने को प्रूफ करना है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू प्रूफ, है ना। तो इसका प्रूफ देखते हैं अपन।
बहुत आसान प्रूफ है। आप अगर मेरे एरिया मेथड से जाओगे तो आपको कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं है। देखो, ये एरिया 1, ये एरिया 2, ये एरिया 3, ये एरिया 4। क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ई इंटरसेक्शन एफ डैश कौन सा एरिया आएगा? एनीवन इन दिस क्लास? ई का होना और एफ का नहीं होना, कौन से इलाके में ये मौजूद है? ई हो भी जाए और एफ ना हो। आप चाहे तो 1 and 4। देखते हैं, देखते हैं। ये ई हो गया 1 और 3। आपको इंटरसेक्शन लेना है एफ डैश, मतलब एफ के बाहर। एफ के अंदर क्या है? 2 3, तो बाहर क्या होगा? 1 4। तो ये हो जाएगा 1 4। अब इनका आपको इंटरसेक्शन लेना है, तो 1 3 और 1 4 का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 1। तो अपने को तुरंत पता चल गया बिना किसी मेहनत के, है ना? लोग दिमाग लगाते हैं, शेड वेड करके देखते हैं, कुछ मत करो। 1 एरिया आ रहा है, मतलब प्योर ई सेट ये वाला। और प्योर ई सेट कैसे लिखा जाएगा आप मुझे बस ये बता दो, ठीक है? प्योर ई सेट कैसे लिखेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, है ना? या फिर ऐसा लिखता हूं सबसे पहले मैं कि ई इंटरसेक्शन एफ डैश जो है वो एरिया 1 के बराबर है। 1 वाला एरिया क्या है? बड़ा आसान है। ये ई के सर्कल में से 3 हटा दो ना, बस ये 3 हटा दो तो 1 आ जाएगा प्लस प्योर ई सेट। तो ई मतलब ये रहा, और उसमें से आपने 1 हटा दिया, मतलब 3 हटा दिया। 3 क्या है बेटा? दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है? 3 है दोनों का इंटरसेक्शन। तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ? देखो ध्यान से ना, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में आप ऐसे लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में आप ऐसा लिख सकते हो कि देख लीजिए इधर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश इज नथिंग बट एरिया 1। एरिया 1 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब ये पूरा सर्कल, माइनस 3। 3 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन। हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई मेरा। 3 लाइन में, 3 लाइन में नहीं, ये तो रफ है, ये तो रफ है ना। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे? देखो, क्योंकि अपने को पता है ये पी इंटरसेक्शन एफ जो है वो क्या है? पीई इंटू पी एफ के बराबर गिवन है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। पीई इंटू पी एफ। अब यहाँ से पीई कॉमन ले लो, पीई कॉमन ले लोगे अगर, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ, 1 माइनस पी का होना, मतलब पी का नहीं होना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश आ गया अपने पास बेसिकली, ठीक है? तो यही प्रूफ करना था, पीई इंटरसेक्शन एफ डैश, दिस इज नथिंग बट पीई इंटू पी एफ डैश, हैज प्रूव्ड। सर वेन डायग्राम दिखाओ ना। यस, ये गिवन और टू प्रूफ जो है इसको मैं थोड़ा कलर चेंज करके ऐसा कर देता हूँ ताकि हमको ये समझ में आए कि क्या चल रहा है। वेन डायग्राम तो इजी, सबसे इजी बनाया मैंने 1 2 3 4 करके। चलिए, तो काफी हद तक हमने कर लिया है बहुत सारे क्वेश्चन। तो अपने को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई, इंडिपेंडेंट इवेंट समझ में आ गई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है बताइए जल्दी से। कल मैंने बताया था आपको, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, ये जो अपॉन में आएगा वो बाद वाला आएगा। अगर मैं आपको बी गिवन ए बोलता हूँ, मतलब बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड, तो फिर से दोनों का इंटरसेक्शन लिख डालो। इंटरसेक्शन तो रहेगा ही रहेगा, नीचे कौन आएगा? ये ए आएगा बाद वाला, ठीक है? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बस ये अगर पता हो तो हमारा काम हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसी में अपन ने मल्टीप्लीकेशन रूल इसी से तो निकाला था। ये जो पीबी है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था तो पी ए इंटरसेक्शन भी आ गया, पी ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करा था तो भी पी ए इंटरसेक्शन भी आ गया था। तो मल्टीप्लिकेशन रूल यहीं से होकर आया है
कितने लोगों ने एनसीईआरटी करी थी कल इसकी सॉल्व? एनसीईआरटी करने से आपको इनफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इनफ कॉन्फिडेंस। और अभी सही समय एनसीईआरटी सॉल्व करने का, क्योंकि अपने को बोर्ड एग्जाम देना ही है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। एक ही बच्चे ने करा एनसीईआरटी से ध्रुव में, और किसी ने नहीं करा, कुछ भी ट्राई नहीं करा। सीबीएसई वाले बच्चों से ही बात कर रहा हूँ मैं, मोस्टली क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस ट्रायल। कंटिन्यूअस ट्रायल्स पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम देखना चाह रहे थे। कंटिन्यूअस ट्रायल समझते हो आप क्या होता है? बता दो। देखो भाई, कंटिन्यूअस ट्रायल का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एन अर्न कंटेन्स वन रेड। अच्छा, एक काम, मैं तो कॉपी करने का प्रयास कर सकता हूँ पहले। आइए, ओके। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को समझिए और फिर उसको कॉपी भी कीजिए और फिर उसको सॉल्व अपन करते हैं। सबसे पहले तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन पे एक स्टार मार्क लगा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। आपको ये आर डी शर्मा में जरूर मिलेगा, आपको ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, आपको ये एचएससी में भी नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बोर्ड एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है ना। दूसरी बात, कोई भी बोर्ड के एग्जाम से थोड़ा सा ऊपर है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है ना कि कंटिन्यूअस ट्रायल्स होते हैं, जैसे कि एन अर्न कंटेन्स वन रेड, टू ग्रीन एंड थ्री ब्लैक बॉल्स। आप ऐसा लिखा करो, वन आर, टू जी एंड थ्री बी, ठीक है। थ्री पीपल ए बी सी इन ऑर्डर, इन ऑर्डर का मतलब पहले ए फिर बी फिर सी। ड्रॉ वन बॉल आफ्टर, सॉरी, ड्रॉ वन बॉल फ्रॉम द अर्न एंड पुट इट बैक आफ्टर नोटिंग द कलर, पुट इट बैक आफ्टर नोटिंग द कलर। तो उन्होंने क्या करा, एक खेल खेलना स्टार्ट करा। पहले ये आया भाई, है ना। तो ए आया, ए ने क्या करा, बॉल उठाया, कलर देखा, पुट, वापस से उसको पुट इट बैक, मतलब उसको रख दिया। एंड बी ने फिर भी ये करा, फिर सी ने करा, एंड दे कंटिन्यू डूइंग इट इनडेफिनेटली अनलेस वन हु ड्रॉज द रेड बॉल फर्स्ट विज द गेम, ठीक है। तो बड़ा वाहियात सा गेम, जिसको सबसे पहले लाल कलर की गेंद मिली वो जीत जाएगा। कंप्यूट देयर रिस्पेक्टिव चांसेस ऑफ विनिंग द गेम, ठीक है। तो ए के जीतने की चांस, बी के जीतने की चांस और सी के जीतने की चांस हमें निकालनी है। तो ये रहा आपके पास पहले तो क्वेश्चन। तो आप पहले, सबसे पहले क्वेश्चन लिख कर रख लीजिए। दूसरी बात, अगर आप क्वेश्चन लिख चुके हो तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझाऊंगा। बहुत आसान सी छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का। ओके, देखो यार, अगर हमारे पास एक अर्न है और उसमें बॉल्स है, वी हैव थ्री बॉल्स आर बी जी, है ना, रेड ब्लैक और ग्रीन या रेड ब्लू जो भी हो। सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना बच्चों, बहुत अच्छे से सुनना। अगर अपन ने रेड बॉल उठा ली या कोई भी एक बॉल उठाई, कोई भी एक बॉल उठाई, तो रेड बॉल के उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। बिकॉज तीन बॉल है, तीन में से एक रेड है, एक ब्लैक है, एक ग्रीन है, ठीक है। अच्छा, फिर अपन ने बॉल को दोबारा रख दिया। अब अगर मैं दोबारा बोलता हूं आपको कि ब्लैक बॉल के उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इट विल बी 1/3 अगेन। मतलब मतलब क्या हुआ कि जब हम बॉल को रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होता है ना, प्रोबेबिलिटी अफेक्ट नहीं होती। मान लो आपने रेड बॉल को उठा लिया होता और रेड बॉल को उठाकर फेंक दिया होता यहां से। आप लोग सुन रहे हो ना ध्यान से, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बर्बाद हो जाओगे नहीं सुनोगे तो, है ना। बोर्ड के क्वेश्चन नहीं होने वाले आपके, ध्यान से सुनो। मैंने रेड बॉल को उठाकर अगर फेंक दिया, अब ब्लैक बॉल के उठाने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई सडनली,
है ना, जो कि 1/3 होना चाहिए थी, वो अब हाफ हो गई, क्योंकि अब वो एक ही ब्लैक बॉल है और एक ग्रीन बॉल है, तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दोनों के उठाने की। तो हो क्या रहा है कि हमने अगर बॉल को पिक करा और रिप्लेस नहीं करा, फेंक दिया, तो उससे क्या होता है कि आने वाले जितने भी बॉल्स के पिक करने की प्रोबेबिलिटी वो चेंज हो जाती है ना, चेंज हो जाती है। तो ये दोनों इवेंट्स जो हुए ना, उसमें हुआ क्या कि एक इवेंट ने दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करा है। रेड बॉल का उठाना, रेड बॉल के उठाने से ब्लैक बॉल के उठाने की प्रोबेबिलिटी बदल गई, अगर हम रिप्लेस नहीं करते हैं तो। इफ यू डोंट डू रिप्लेसमेंट, एक प्रोबेबिलिटी दूसरी प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करती है ना, अफेक्ट कर रही है, तो फिर वो डिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, वो डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे। इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि एक दूसरे पे बिल्कुल फर्क ना पड़े। तो अब देखो, अगर मैं रिप्लेस नहीं करता हूं तो वो डिपेंडेंट होते हैं, तो विदाउट रिप्लेसमेंट दे आर डिपेंडेंट इवेंट, और विथ रिप्लेसमेंट क्या होता है, देखो आपने रेड उठाया, बाहर निकाला, कलर देखा, फिर से रख दिया, ठीक है, फिर ब्लैक उठाने की प्रोबेबिलिटी अभी भी 1/3 होगी, कुछ चेंज नहीं आया, क्योंकि आपने फिर से ये जो बैग है उसका कॉम्पोजिशन जो है वो नॉर्मल कर दिया, जैसा पहले था वैसा ही कर दिया। तो अगर अपन रिप्लेस कर देते हैं तो एक इवेंट जो है वो दूसरे इवेंट को अफेक्ट नहीं करता है। रेड के उठाने से नेक्स्ट टर्न में ब्लैक को उठाने पर उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होने वाली। सिमिलरली ब्लैक को पिक करने से ग्रीन वाले की प्रोबेबिलिटी या ग्रीन को पिक करने की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। तो अगर आप रिप्लेस कर देते हो तो वो इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपने रिप्लेस कर दिया मतलब आपने बैक को फिर से वैसे ही कर दिया, तो एक इवेंट दूसरे इवेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। और रिप्लेस नहीं किया, उठाकर फेंक दिया बॉल को, तो फिर आने वाली प्रोबेबिलिटीज अफेक्ट हो जाएगी। ये वाला फंडा जो है इसको छोटे से बॉक्स में लिख दो, ऑल्दो इस क्वेश्चन में वो इतना यूज नहीं आएगा। An urn contains one red, two green, and three black balls. Three people ABC in order draw one ball, and the urn ball from the urn and put it back after noting the color. ठीक है? They continue doing it indefinitely unless the one who draws the red ball first wins the game. Compute the respective chances. तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं ना, ए के विन करने की चांसेस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है ए विनिंग। ए विनिंग ए कैसे कैसे जीत सकता है, कोई मुझे बता सकता है? एक तरीका तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, वेज, टोटल वेज पहले जो है वो लिख देता हूं। टोटल वेज हमेशा लिख दिया करो, कितने तरीकों से ये कांड हो सकता है ए के जीतने वाला। देखो ऐसा हो सकता है कि ए पहली बार में ही रेड बॉल उठा ले, खेल खत्म सब घर चले गए, भाई उसने हाथ डाला, रेड आ गई, खेल खत्म, ए जीत गया, है ना, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ए को अगर जिताना हो तो ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में ए हार जाए, मतलब ए को रेड ना मिले, और फिर नेक्स्ट बी की चांस आए तो बी भी ना जीते, क्योंकि अपने को ए को जिताना है, ध्यान रखें ना, तो बी भी ना जीते मतलब बी बार, है ना, यहाँ पे बी बार आएगा। और तीसरी चांस जो सी की आ रही है वो सी भी ना जीते, सी बार, तो पहले तीन चांस सबकी होगी, कोई भी नहीं जीता। और फिर जो नेक्स्ट फोर्थ चांस आएगी फिर से ए की आएगी, उसमें ए जीत जाए। ये एक तरीका हो सकता है ना ए के जीतने का, समझ में आ रहा है? अच्छा, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले तीन चांस में कोई ना जीते, ए बार, बी बार, सी बार, फिर दूसरे तीन चांस में भी कोई ना जीते, ए बार, बी बार और सी बार। ध्यान रखें हमको बी को और सी को तो जिताना ही नहीं है, ए को ही जिताना है अभी, क्योंकि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं, तो ए को जिताने के तरीके लिख रहा हूं मैं, टोटल वेज। और फिर नेक्स्ट चांस जो सेवेंथ चांस आएगा उसमें ए जीत जाए। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? पक्का? अच्छा, तो लेट इट सिंक इन। एक और चीज मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। ए का जीतना मतलब पहली बार में रेड आ जाए, और का मतलब क्या होता है, प्लस या यूनियन। तो है ना, अपन ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, ये अलग से कर लेंगे, ये अलग से कर लेंगे, जितने भी टोटल वेज आ रहे हैं सबकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके जोड़ना है आपको। क्योंकि यार ये देखो काम हो गया ना, यहाँ पे रेड आ गया, काम हो गया, खत्म, जीत गया, तो और आएगा, इसलिए प्लस लगाएंगे। काम हो गया तो प्लस लगाते, काम नहीं होता है तो अपन मल्टीप्लाई करते रहते। यहाँ पर देखिए, ए का नहीं जीतना मतलब क्या हो गया, रेड आए या ना आए, रेड आ गया तो ए जीत गया ना, मतलब रेड ना आए। फिर अगला बी ना जीते, बी ना जीते मतलब रेड ना आए। रेड का नहीं आना जो होगा वो होगा सबका हारना, तो ए का हारना, ए बार मतलब ए का हारना, बी बार मतलब बी का हारना, सी बार मतलब सी का हारना। तो रेड ना आए, यहाँ पे भी रेड ना आए, और फिर अचानक से फोर्थ चांस में रेड आ जाए,
ठीक है, ये एक तरीका हो गया रेड के जीतने का। क्या रेड जीत गया, मतलब ए जीत गया? यस, ए जीत गया तो अपना काम हो गया। अगला, और फिर 6 बार में रेड ना है। फर्स्ट 6 चांस जो है एबीसी एबीसी की रेड ना है, मतलब रेड बार, आर बार, आर बार, आर बार, ऐसे अपन 6 बार लिखेंगे और फिर 7वीं बार में आर आ जाए। ठीक है, तो 7वीं बार में रेड जीत जा रहा है, तो यहाँ पर रेड, सॉरी, ए जीत जा रहा है, तो ये ए जीत गया। ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं, बट अपन गधे नहीं है अब कि सारे तरीके लिखेंगे, अपन समझदार है। आगे अपन एंड सो ऑन लिख देंगे। तो देखो, हमारे पास जो बैक का कॉम्पोजिशन था या अर्न का कॉम्पोजिशन था वो क्या था? 1R 2G, 1R 2G एंड 3B। तो आप मेरे को बताइए, रेड बॉल के उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एनीवन इन दिस क्लास, रेड बॉल अपन उठा ले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 1/6, बहुत ही बढ़िया, 1/6। तो विवेक, रेड बॉल के उठाने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो नहीं उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 - 1/6 भाई। होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 - 1/6, दैट इज 5/6। तो रेड बॉल के उठाने की, पिक करने की चांसेस जो है या प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 1/6, और नहीं पिक करने की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 5/6। बहुत ही बढ़िया। तो हमको पहला चांस जो है वो ये वाला दिया गया है कि रेड बॉल आ जाए। ठीक है ना, यहाँ पे और की जगह आप आराम से कंफर्टेबली प्लस लगा सकते हैं, क्योंकि और मतलब प्लस होता है। और यहाँ पर देखो हो क्या रहा है कि रेड बॉल आ जाए, रेड बॉल आ जाएगी, मतलब सीधे सीधे कितनी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के आने की? 1/6, खत्म, काम हो गया, प्लस लगाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। अगले में क्या बोला गया है आपको? आर बार, आर बार, आर बार, मतलब रेड ना आए, फिर रेड ना आए, फिर रेड ना आए। पहली बात तो पहली बात तो ये है ना, हनी सिंह का गाना नहीं गा रहा हूँ, ध्यान से देखो। पहली बात तो ये कि रेड ना हो, रेड ना हो और रेड ना हो, ये तीनों इवेंट एक एक करके आपको करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम चल रहा है इनमें। पहला अपन ने रेड नहीं किया, फिर उसके बाद रेड नहीं किया, फिर उसके बाद रेड नहीं किया, फिर रेड कर दिया। बात समझ में आ रही? और दूसरी बात कि ये रेड का ना आना अगले बार के लिए इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं कि बॉल उठा रहे और रख दे रहे हैं ना, तो अपन रिप्लेस कर रहे हैं। तो रिप्लेस करते हैं तो क्या होते हैं, इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये सारे इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है ना। अच्छा, तो बेसिकली ये चारों इवेंट एक साथ होने चाहिए, चारों का इंटरसेक्शन है, और चारों इवेंट इंडिपेंडेंट है, या फिर चारों में मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दो, खत्म। तो रेड का नहीं होना पहली बार में, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है और क्योंकि अपना काम अभी चल रहा है, अभी तक ए जीता नहीं है। तो इसलिए अपन अगली बार में भी बी फॉर बॉम्बे, बी आदमी जो है उसको चांस दे रहे, उसका भी रेड नहीं आया, उसकी रेड नहीं आने की चांसेस है 5/6। फिर सी की चांस आई, उस पर भी रेड नहीं आया, तो उसकी उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6। फिर अब ए की चांस आई, ए के पास रेड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। ठीक है, प्लस। ठीक है, अब यहां देखते हैं अपन, रेड ना हो 6 बार, तो अपन अब समझदार है ना, 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, 5/6 कितने बार आएगा? 5/6 6 बार आ जाएगा ना, तो 5/6 बेसिकली 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाएगा, और 7वीं बार में डायरेक्टली 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे मैं 5/6 का क्यूब भी लिख सकता हूँ नेक्स्ट टर्म। तो दिस इज 1/6 प्लस 1/6 इंटू 5/6 का होल क्यूब प्लस 1/6 इंटू 5/6 की होल पावर में 6, प्लस अगला क्या आ जाएगा? आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हो, बताइए। 5/6 की पावर में ये 3 आया, ये 6 आया, अगली बार क्या आएगा? 9 आएगा, है ना। गुड, तो ये हो गया। और ये 1/6 1/6 1/6 कॉमन आ जाएगा हर जगह से। तो बेसिकली हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग आ चुकी है। और क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग? वो आई है 5/6 का होल क्यूब, आई एम वेरी सॉरी, 1 प्लस 5/6 का होल क्यूब प्लस 5/6 की पावर में 6 प्लस 5/6 की पावर में 9। कैसे निकालू यार ये वाला सम? मेरे को तो आता ही नहीं है, आप लोगों को आता होगा, बताइए कैसे निकालेंगे ये वाला सम? क्या है ये? इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी क्या होता है? a/1 - r।
1/1 minus what is the common ratio? Common ratio is 5/6 whole cube. End of the story. ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है भाई। ए को जिताने की प्रोबेबिलिटी हमें मिल चुकी है, तो ये आ जाएगा 1/1 minus 125/216। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 36/91। ऑफ कोर्स आप लोग इसको एक बार क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ये लिख दी अपने। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो मेरे से इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में कि सर कैसे क्या हो गया, मेरे से पूछे। यहाँ पर अगर आपको ये डाउट है कि 5/6 5/6 5/6 1/6 को मल्टीप्लाई के ऊपर किया अपन ने, तो भी मेरे से पूछे। ठीक है, मल्टीप्लाई इसलिए करा है अपन ने क्योंकि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में यही देखा था ना कि हाथ डाला बॉल निकाला, हाथ डाला बॉल निकाला, हाथ डाला बॉल निकाला, ये सारे इवेंट मल्टीप्लाई होते थे। ठीक है, लेकिन आने वाली प्रोबेबिलिटीज जो है अफेक्ट नहीं हो रही है, तो इसलिए सबकी प्रोबेबिलिटीज जो है अपन ने आराम से लिख डाली। तो प्लीज इसको आप लिख डालिए, और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आप लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने ए विनिंग प्रोबेबिलिटी आपको खुद से बताया, अब बी कैसे जीतेगा ये आप लोग खुद से कैलकुलेट करो। तो ए विनिंग अपन ने करा, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आई एम राइटिंग बी विनिंग। ठीक है, तो बी विनिंग, अरे क्या बात है, किसी ने निकाल लिया लगता है। सर पर आपको कैसे समझा कि इसमें ऐसे विनिंग के केसेस लेने, और क्या तरीका है जीतने का बताइए। सबको सब आपको बोल रखा है कि एबीसी बॉल उठा रहे बारी बारी से, पहले ए फिर बी फिर सी, है ना। तो इसमें ए को जिताने के तरीके, कोई बच्चा मेरे से बोलेगा कि पहली बार में ए को रेड मिल जाए, जीत गया। लेकिन फिर कोई बच्चा ये भी बोल सकता है ना कि पहली बार में रेड ना मिले ए को, और बी को भी ना मिले, और सी को भी ना मिले, और फिर ए को डायरेक्टली रेड मिल जाए फोर्थ चांस में, ऐसे भी ए जीत सकता है। तो मैंने क्या सोचा कि ए को जिताने के इनफाइनाइट तरीके। आपने अच्छा सवाल पूछा मेरे से विवेक कि आपको कैसे पता कि ऐसे अपन केसेस लेंगे। आपको ऐसा समझना है कि ए को जिताने के तरीके इनफाइनाइट है भाई, ऐसे में बहुत सारे केसेस बना सकता हूँ ए को जिताने के। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ए को जिताने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना, तो आप सोचेंगे कि अच्छा ये जीपी वाला क्वेश्चन है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटिन्यूस ट्रायल्स, तो ये ए को जीतना जो है वो कंटिन्यूस ट्रायल तक भी चल सकता है। हो सकता है कि शाम हो जाए ए जीते ही ना। ठीक है, केसेस लेने ये थॉट कैसे आया, क्योंकि नॉर्मली 1/6 करके आंसर दे देता मैं तो। नहीं 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 विवेक, गलत है ना। पहली 1/6 मतलब आप ये मान रहे हो कि ए इतना लकी है कि पहली बार में जीत गया। आप ये सोच ही नहीं रहे हो कि ए चौथी बार में भी जीत सकता है, ए ना जीते, बी ना जीते, सी ना जीते, और ए फिर से जीत जाए। आप ये तो सोच ही नहीं रहे हो कि ए सातवीं बार में जीत सकता है। समझ रहे हो, तो ए को जिताने के इनफाइनाइट तरीके हैं, ये सोचा अपन ने। और अगर इनफाइनाइट तरीके हैं, ये देखो, सातवीं बार में जीता, चौथी बार में जीता, पहली बार में जीता, आप सिर्फ ये कंसिडर कर रहे हो, है ना। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, उसके आगे तो और भी हो सकता है कि नौवीं नाइन्थ टाइम में जीते, 10th टाइम में, सॉरी, है ना। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि ए जीत रहा है कौन से टर्न में, ये बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो अगर बहुत सारे केसेस बन सकते हैं तो कंटिन्यूस ट्रायल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी विनिंग जो है, मेरे को आर्या ने बता दिया 2/7 है। आर्या आई थिंक इट शुड बी 30/91, है ना। 30/91 आ रहा है मेरे पास आंसर। ऐसे मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। विवेक समझ में आया आपको? आपको ये सोचना है कि ये तो अंत तक चल सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल हो गया ए जीत ही नहीं रहा। ये भी हो सकता है, बहुत कम चांस है। ऑफ कोर्स यार, एक आध मतलब हो सकता है पहली दूसरी बार में जीत जाए, हो सकता है 10वीं बार में जीत जाए, हो सकता है 100 टर्न लग जाए, हो सकता है कि 2 साल लग जाए, लेकिन वो तो बहुत कुछ सकता है। तो सारी चीजों को अपने को ऐड कर। तो बी विनिंग देखो, बी कैसे कैसे जीत सकता है, टोटल वेज। ये जो मैं गोल्डन लेटर्स लिख रहा हूँ ना, टोटल वेज, बस यही आपको समझना है। बी कैसे कैसे जीत सकता है, देखो इधर प्लीज। हाँ, पहली बार में ए फॉर एप्पल की चांस आई। ए ने, अब देखो ए को हराना है अपने को और बी को जिताना है। तो ऐसा हो सकता है कि ए हार गया, ए हार गया ए बार, और बी जीत गया, खेल खत्म भाई, बी पहली बार में जीत गया। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ए हार जाए, बी हार जाए, सी हार जाए, सबकी एक एक चांस खत्म हो गई। फिर दोबारा से गेम चालू हुआ, तो उसमें ए की चांस फिर से आई, उसमें ए हार गया, लेकिन सेकेंड बार में जो चांस आई बी की, उसमें बी जीत गया। ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी ये तीनों बार में ना जीते। ठीक है, और फिर अगली तीनों बार में भी एबीसी ना जीते। फिर नेक्स्ट जो चांस आएगा उसमें ए ना जीते और बी जीत जाए। तो यार थोड़ा सा दिमाग लग रहा है अपना इसमें, है ना।
थोड़ा सा ज्यादा नहीं। ये देखो बी जीत गया, ये बी जीत गया और ये बी जीत गया। ऐसा तो यार आई कैन थिंक इनफाइनाइटली। आई कैन थिंक वन मोर केस कि फर्स्ट फर्स्ट चांस, सेकंड चांस और थर्ड चांस में बी जीता है यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि बी फोर्थ चांस में जीते, फिफ्थ चांस में जीते, है ना। तो देखो अब एक, हाँ अपन समझ गए ना, पक्का। तो अद्वैत आपका आंसर सही आया है। आर्या कुछ मिस्टेक कर दिया आपने, बहुत छोटी सी मिस्टेक करी है, मैं उसको आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आपका डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो गया। खैर ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बेटे हर कोई प्लीज। देखो ए का हारना मतलब रेड नहीं आना, तो रेड नहीं आना चाहिए, और बी का जीतना मतलब रेड आ जाना, प्लस ए का हारना रेड नहीं आना, रेड नहीं आना, रेड नहीं आना, रेड नहीं आना, 4 बार रेड नहीं आएगी, पांचवी ओवर में रेड आ गई है तो बी जीत जाएगा। ठीक है, रेड नहीं आना, रेड नहीं आना, रेड नहीं आना 3 बार, फिर और 3 बार रेड नहीं आएगा, फिर और 1 बार रेड नहीं आएगा और फिर रेड आ जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो ये प्लस होते जाएगा और बोलो। सर फर्स्ट में वो रेड आएगा ना बी के वक्त? हाँ सॉरी, यहाँ पे रेड आएगा। थैंक यू, सही कह रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग जो हो जाएगी दैट विल बी बी विनिंग की प्रोबेबिलिटी। तो रेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 और रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। जीत गया अभी। यहाँ पे 4 बार 5/6 आएगा, तो क्या मैं डायरेक्टली 5/6 की पावर 4 लिख दूं? थैंक यू। और यहाँ पे लास्ट में 1/6। यहाँ पे कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स 1 5/6 आ रहा है, तो 5/6 की पावर में 7 लिख दे, पक्का। अच्छा, और 1/6 आएगा, तो यहाँ पर 1/6 बाहर आ रहा है और 5/6 अंदर आ रहा है। 5/6 5/6 की पावर में 4, 5/6 की पावर में 7। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास आंसर। इनफाइनाइट जीपी का सम हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। व्हाट इज द कॉमन रेशियो? कोई मेरे को बताओ कॉमन रेशियो क्या है? 5/6 कॉमन लेते तो वो फुल क्यूब हो जाता। अंदर अरे का ऐसे भी पूरा देखो ना ऊपर यार, वाले क्वेश्चन में जो हाँ, आंसर है तो ये आर की पावर 4 है, ये आर की पावर 7, ऐसे सोचो। तो आर और आर की पावर 4 है ना, तो आप क्या करो, बाद वाला टर्म अपॉन पहले वाला टर्म, तो ये आ जाएगा आर क्यूब। आप लोगों को सब आता है, मैं बता रहा हूँ ना। आप लोगों का बैच बहुत स्पेशल है, आप लोगों को सब आता है। मेरे को बिल्कुल टेंशन भी नहीं होता है कि आप लोग जीपी पे भूल गए होंगे या फिर फॉर्मूला याद होगा, नहीं, सब आता है आप लोगों को। ठीक है, बस डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो 5/6 का होल क्यूब 125 अपॉन 260 याद है, ठीक है। अच्छा, तो फाइनली इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 30/91 आएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग 30/91। अदरवाइज सी विनिंग आपने आंसर दिया है, सही है, लेकिन कैसे दिया है? आई वांट टू नो द आइडिया। सर वो a डैश b डैश c प्लस a डैश b डैश c डैश a डैश b डैश c। वैसे पूरा वही करना जैसा अपन ने करे। हाँ हाँ। देखो, अब मैं तो आप सबको शानदार तरीका बताऊं। आप सबने लिख लिया अच्छे से, एक शानदार तरीका देखो। ए का जीतना, सर 1 मिनट, ए विनिंग दिखाओ ना सर। 1 मिनट। ए विनिंग, हाँ, ठीक है सर। कोई डाउट नहीं है ना? मैं वेट कर रहा हूँ आपके डाउट का। समझ में आ रहा है ना? प्रोबेबिलिटी इज 1। सर हाँ हाँ, तीनों का विनिंग सेम क्यों आता? तीनों का विनिंग का प्रोबेबिलिटी सेम क्यों नहीं आता? नहीं आ रहा ना, सेम नहीं आ रहा, इक्वली लाइकली नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, जिसकी पहली चांस है उसकी चांसेस ज्यादा होगी ना यार, ये भी तो सोचो। ये तो बेसिकली वो हो गया कि ए को, ओके ठीक है सर। है ना, पार्शियलिटी होगी ना, ए को पहले मौका हाँ मिल हाँ रहा है तो सर। हमेशा उसके पास ज्यादा चांस होगा जीतने का, और बी के पास थोड़ा कम होगा और सी के पास और कम होगा, तो अगला आंसर जो है वो और 30 से भी कम आएगा। अच्छा, तो देखो पहली बात तो क्या ऐसा हो सर सकता है कि, हाँ बोलो बोलो विवेक। सर ये बी विनिंग का आंसर गलत क्यों लग रहा है मुझे, क्योंकि 5/6 अगर बाहर आया 1/6 के साथ तो 5/36 होगा, और ये जो आपने लिखा है वो ऊपर वाले का आंसर है, तो 36/91 होगा ये। एक
चेक कर लेता हूँ 36/91 इसका भी आंसर आपका यही आ रहा है 36/91 नहीं 5/91 आ रहा है। अच्छा और किसी का 5/91 आ रहा है क्या मैरे पास नहीं सर, 30/90 सॉरी फिर से बोलो बेटा मैच हो गया सर, 30/91 मैच हो गया। मैच हो रहा है 3-4 लोगों का हो रहा है विवेक करके बताऊं क्या मैं आपको 5/36 हाँ सर करो एक बार। बताओ 216 माइनस 125 क्या होता है जल्दी बताओ सर 91। 91 होता है ना तो 90 सॉरी 216 91 और ये 216 हो जाएगा तो ये 6 स्क्वायर होता है और ये 6 क्यूब होता है यहाँ 6 बचेगा 5 6 30 30/91 क्या दिक्कत ओह है अच्छा हाँ। ठीक है आगे बढ़ते पूछ लिया करो भाई देखो क्या ऐसा हो सकता है कि ए भी जीत जाए और बी भी जीत जाए साथ में हो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल है भाई क्योंकि ए अगर जीत गया ना तो बी की तो बारी ही नहीं आएगी और अगर बी जीत गया तो सी की तो बारी ही नहीं आएगी तो अगर कोई एक जीतता है तो दूसरा नहीं जीत सकता है बात समझ में आ रही तो किसी का भी जीतना इन तीनों में से किसी का भी जीतना साथ में नहीं हो सकता मतलब ऑल द थ्री इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑल द थ्री इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एज वेल क्योंकि सोचो सोचो इधर देखो ए के जीतने की चांसेस ज्यादा है थोड़ी बी के जीतने की चांसेस थोड़ी सी कम है ऐसा करते हैं थोड़ी सी ज्यादा है ए के जीतने की चांस बी के जीतने की चांस थोड़ी सी कम है और सी के जीतने की चांस और भी कम है तो ए अगर जीत गया बी अगर जीत गया और सी अगर जीत गया तो वो साथ में नहीं हो सकता है पहली बात तो तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है दे कैन नॉट ऑकर टुगेदर दूसरी बात साथ में तो नहीं हो सकता लेकिन इन तीनों के अलावा और कोई आउटकम है भी नहीं ना या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा या तो सी जीतेगा और कोई चौथा आउटकम या चौथी पॉसिबिलिटी है ही नहीं बात समझ में आ रही तो हम लोग ये कह सकते हैं कि तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ही है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी मतलब तीनों इवेंट्स मिलकर आपको सैंपल स्पेस दे देंगे इन तीनों के अलावा और कुछ है ही नहीं तो तीनों आपको सैंपल स्पेस दे देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विनिंग विल गिव यू द सैंपल स्पेस मतलब आपको यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस हमेशा क्या होती है 1 होती है मतलब इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा अब ये वाला 30/91 है ये वाला आई एम वेरी सॉरी दिस इज 36/91 दिस इज 30/90 यहाँ 91 आएगा है मैंने गलती से 96 लिख दिया मे बी आपको ये डाउट रहा होगा 30/91 और सी की प्रोबेबिलिटी हमको नहीं पता है ठीक है तो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कैलकुलेट करो आराम से हो जाएगा 30 36 कितना 66 91 माइनस 66 इज 24 25/91 ठीक है ना कर लेना यार इतना कैलकुलेशन तो 25/91 आ जाएगा सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी तो आपको सी में दोबारा वो कांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यहाँ पर है ना मैं एक बार लिख देता हूँ कि ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स ठीक है बस बाकी इतने काफी है इतना ही काफी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव बोल दिया इसका मतलब आप लोग समझदार आप समझ गए एक और क्वेश्चन करेंगे अपन यहां तक आप लिख लो पहले ठीक है A box contains 5 tubes. 2 of them are defective. Tubes मतलब वो ट्यूबलाइट वाला 2 डिफेक्टिव है एंड 3 आर इन गुड कंडीशंस ठीक है फॉलो करें मेरे मार्कर को 2 of them are defective and 3 are in good condition. Tubes are tested one by one till the 2 defective tubes are discovered. ठीक है इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक एक करके अपन चेक कर रहे हैं जब तक दोनों डिफेक्टिव वाले ना आ जाए Now, what is the probability that the testing procedure comes to an end? To an end of second testing. ऐसा लिखा हुआ है
ठीक है, दूसरी बार में ही डिफेक्टिव अपने को मिल जाए, टेस्टिंग प्रोसीजर दूसरी बार में ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो पहले तो यार आप लोग क्वेश्चन को एक बार लिख लो अच्छे से, है ना, और इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट जो है वो ये लिख लो, मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लो, बहुत आसान क्वेश्चन। टेस्टिंग प्रोसीजर या फाइंडिंग टेस्टिंग प्रोसीजर ends in third टेस्टिंग। ठीक है, इसको लिख लीजिए प्लीज। तो देखो भाई 5 ट्यूब्स है अपने पास, 5 ट्यूब में से 3 डिफेक्टिव है, सॉरी 2 डिफेक्टिव है ना, तो देखो 2 डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव डिफेक्टिव, और बचे हुए 3 जो है वो नॉट डिफेक्टिव है, तो डी बार से उनको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कोई दिक्कत किसी को? अब ये जो है इसी ऑर्डर में नहीं है, दिस इज नॉट द ऑर्डर। हो सकता है कि अपन जब आंख बंद, अपने को तो पता ही नहीं ना कौन सा डिफेक्टिव है, तो हमने क्या करा, आंख बंद किया, कोई भी एक ट्यूब को उठाया, चेक किया, अगर वो जल जाता है, ट्यूबलाइट अगर जल जाती है तो वो डिफेक्टिव नहीं है, और अगर नहीं जलती है तो वो डिफेक्टिव है। तो आपसे पूछ रहा है कि टेस्टिंग कर रहे हैं अपन, तो कितने बार टेस्टिंग करेंगे? 5 दफे, क्योंकि 5 ट्यूबलाइट है ना। तो आप सबसे पहले एक ट्यूब उठाएंगे, चेक करेंगे, अगर वो जल जाता है तो वो डिफेक्टिव नहीं है, और नहीं जलता तो डिफेक्टिव है। तो हमने 5 बार टेस्टिंग करना ही करना है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेस्टिंग प्रोसीजर जो है वो सेकेंड टेस्टिंग में खत्म हो जाए? मतलब कितने डिफेक्टिव है अपने पास? 2 डिफेक्टिव है, तो दूसरे ही प्रोसीजर में, या ऐसा चाह रहा है अपने से कि सेकेंड टेस्टिंग में ही अपने पास पूरा टेस्टिंग खत्म हो जाए, मतलब दोनों की दोनों जो गड़बड़ ट्यूबलाइट है वो दूसरी बार में पकड़ में आ जाए। ठीक है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा, एकदम एकदम बढ़िया सोचा आपने, क्योंकि भाई आपने टेस्ट कर दिया उसके बाद आप उसको साइड में रख दोगे, दोबारा थोड़ी ना डालोगे अंदर, कंफ्यूज होते जाओ। तो ये आपको बोला नहीं उसने विदाउट रिप्लेसमेंट, ये आपको खुद से ही समझना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपन ट्राई करते हैं कि सेकंड 2 बार में ही खत्म हो जाए टेस्टिंग। सबको आगे देखिए प्लीज, 2 बार में कैसे खत्म हो सकता है कि हम इतने लकी हो कि हमको दोनों बार में, पहली ही दोनों बार में दोनों डिफेक्टिव ट्यूबलाइट्स पता चल जाए। हमको ये इन्फॉर्मेशन तो पहले से है कि 2 ही खराब है, अब कौन सी 2 खराब है ये पता करना है। तो अगर मान लीजिए पहला ट्यूबलाइट लिया और वही डिफेक्टिव आ गया, दूसरा ट्यूबलाइट लिया वही डिफेक्टिव आ गया, बस हमको दोनों डिफेक्टिव पता चल गए, बाकी की 3 अपन चेक ही नहीं करने वाले, बाकी की 3 अपन चेक करने ही नहीं वाले ना। तो ये चाह रहे अपन, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको कि पहले दूसरी बार में ही डिफेक्टिव मिल जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग, क्या लिखूं मैं, समझ नहीं आता कभी कभी इंग्लिश, डायरेक्टली देखिए, दूसरी बार में डिफेक्टिव आ जाए तो डिफेक्टिव डिफेक्टिव है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड में 2 चांस में टेस्टिंग खत्म हो जाए, मैं P2 लिख रहा हूँ ना, P2, तो 2 चांस में टेस्टिंग खत्म हो जाए, मतलब पहली बार में डिफेक्टिव आए, तो डिफेक्टिव कितने हैं यहाँ पे? 2 डिफेक्टिव कितने हैं? 2, तो डिफेक्टिव पिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/5, 2/5। ठीक है, अब आपने डिफेक्टिव पिक करके उसको हटा दिया होगा, अब कितने डिफेक्टिव बचे? 1, तो अब डिफेक्टिव नेक्स्ट टर्न में पिक हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, 2/5 इंटू 1/4, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 2/5 4 20। ये दोनों इवेंट जो है वो डिपेंडेंट है, ये वाला इवेंट इस पे डिपेंड कर रहा है, कोई बात नहीं, डिपेंडेंट इवेंट भी मल्टीप्लाई होते हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है ना। नॉर्मली ये जो डिफेक्टिव है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 होती अगर अपन रिप्लेस कर देते तो, बट रिप्लेस नहीं करा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 से चेंज होके 1/4 हो गई। तो आप मल्टीप्लाई तो अभी भी करो, लेकिन प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड चांस में आपको डिफेक्टिव मिल जाए, उसके एक ही तरीके। तो टोटल वेज मेरे को पहले लिखना चाहिए था, टोटल वेज, सेकेंड बार में टेस्टिंग खत्म करने की टोटल वेज क्या है? वो है एक ही तरीका है, डिफेक्टिव मिल जाए, डिफेक्टिव मिल जाए, इतनी अच्छी किस्मत हो। ठीक है, ये लिख डालो। सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, मतलब पहले 2 बार में डिफेक्टिव मिलने का एक ही तरीका है, DD, और हाँ टोटल DD जैसे मिल सकते हो 5C2, तो 1/5C2।
नहीं, वो 5C2 में ऐसा हो जाएगा ना यार। हाँ हाँ हाँ, उससे तुम्हारा 5C2 कितना होता है? 10 ही होता है ना। 10 होता है। ठीक है, सोच सकते हो, सोच सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका हो गया, लेकिन आप क्या कह रहे हो कि ऐसा एक ही खूबसूरत तरीका हो और टोटल वेज 5C2 हो सकते हैं, 1/5C2। गुड, तो ये 1/10 आ जाएगा आंसर। अच्छा, प्रोबेबिलिटी आपको तीसरी बार में तीन टेस्टिंग लगे आपको, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो उसका टोटल वेज क्या हो जाएगा? टोटल वेज। अच्छा, आपका चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाएगा, आपके रिवीजन लेक्चर्स, सॉरी, आपके क्विज रिविजन्स एंड ऑल ये सब स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्विज वैसे भी स्टार्ट हो गए, है ना। तो बिना पढ़े क्विज दोगे तो नर्क में जाओगे। क्विज का पर्पस ही ये है कि आप पढ़ो। क्विज का पर्पस ये नहीं कि आपके नंबर ज्यादा आने चाहिए, वो तो है ही, वो तो है ही, लेकिन सबसे मेन पर्पस ये है आपका कि आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। नंबर भले ही आपके ज्यादा ना आए या फिर आ भी जाए, बट रिवीजन हो जाना चाहिए, ध्यान रखना है ना। क्योंकि जो फाइनल डे होता है जेई का, असली नंबर वहीं आता है। आपके मॉक में कितने भी कम आए, वहां पे अगर ज्यादा आ गए तो सारे पाप धुल जाते हैं, एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक जो रहेगा दैट इज, एक्चुअल में क्विज जो है वो शफल कर दिया है उन लोगों ने। मैंने तो 5 क्विज सेट किया, कौन सा क्विज आज लग रहा है तो मेरे को पता नहीं। मेरे को ऐसा लगता है वेक्टर 3D होना चाहिए, बट मैं एक बार टेस्ट कर लूंगा, बता दूंगा। आज के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कल के क्विज के पहले मैं आपको टॉपिक बता दूंगा। ठीक है, टोटल वेज। अच्छा देखो, तीसरी बार में टेस्टिंग खत्म हो जाए, कितने तरीके हो सकते हैं? अगर आपने डीडी लिखा, देखो इधर डिफेक्टिव आ गया, डिफेक्टिव आ गया, तो दूसरी बार में खत्म हो गया। आपको 3 टर्न्स तक ले जाना है। 3 टर्न्स तक कैसे ले जा सकते हो? पहली बार में डिफेक्टिव आ जाए, सोचो सोचो सोचो, दूसरी बार में डिफेक्टिव ना आए और तीसरी बार में डिफेक्टिव आ जाए। ये लो भाई, 3 चांस लगी, लेकिन दोनों डिफेक्टिव पकड़ा गए। एक ये तरीका हो सकता है, और क्या तरीका हो सकता है? विवेक गलत, गलत। और क्या तरीका हो सकता है? सोचिए। जो 1/5 दे रहा है 1/5 वाले जो है ना वो गड़बड़ कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ क्या करा आपने गड़बड़। पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में डिफेक्टिव ना आए और दूसरी बार में तीसरी बार में डिफेक्टिव आ जाए, तो भाई 3 चांस में पकड़ा गया। और कोई तरीका हो सकता है क्या, बताओ मुझे। और कोई तरीका? आई नीड अ बिग ब्रेन फॉर दिस। और कोई तरीका? डी डी डैश डी। डी डी डैश डी, ये तो हो गया ना पहले ही। सोचिए 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 सोचिए, सोचने के पैसे नहीं लग रहे। 26, एक मिनट, मैं आप लोगों का आंसर जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसे 5, 20, 60, है ना। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, 5 और 5, 10/60 किया होगा क्या? 20/60 किया होगा क्या? नहीं, पता नहीं क्या किया आप लोगों ने। और कोई तरीका आपको समझ में आ रहा है जिसमें 3 टेस्टिंग में पकड़ा जाए? सोचो, एकदम बिग ब्रेनी तरीका है, आपको भी लगेगा कि सर मजा आ गया। नो वन? और एक तरीका एग्जिस्ट करता है, मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ। सोचो, तीनों बार और में। एंड से हाँ बोलो। थर्ड टेस्टिंग होगा ना। हाँ सर, कुछ नहीं। ऐसा हो सकता है कि पहली बार में डिफेक्टिव ना आए, मतलब अच्छी ट्यूबलाइट जल गई। दूसरी बार में भी डिफेक्टिव ना आए, अच्छी ट्यूबलाइट जल गई। तीसरी बार में भी डिफेक्टिव ना आए, अच्छी ट्यूबलाइट जल गई। तो हमको पता है कि 3 अच्छी है, तो बची हुई 2 तो खराब हो गई होगी, तो आगे टेस्ट थोड़ी करेंगे भाई। यहाँ पे टेस्टिंग आपकी खत्म हो गई ना। तीनों अच्छी है, आपको पहले से पता है 2 खराब है और 3 अच्छी है, तो तीनों अच्छी पहले ही पकड़ा गई। तो अपन अच्छे से समझ गए कि बची हुई दोनों खराब ही है, डेफिनेटली खराब है ना। आपको ये इन्फॉर्मेशन पक्की थी कि 2 खराब है, उसका टेंशन मत लो आपको ऐसा नहीं कि फिर भी चेक करना कि नहीं नहीं खराब है तो एक बार कर ही लेते, क्या पता जल जाए ना। आपको पहले से अच्छे से पता है कि 2 खराब है। तो तीनों बार में अगर अच्छी ट्यूबलाइट्स आ गई, है ना, तो नेक्स्ट 2 ट्यूबलाइट्स डेफिनेटली खराब होगी। तो ये भी एक तरीका होगा ना, इससे भी पता चल जाएगा कि 2 डिफेक्टिव है, तो टेस्टिंग खत्म होगी यहाँ पे आगे करने की जरूरत ही नहीं। तो डी बार डी डी और डी बार डी बार डी बार। तो देखो, डिफेक्टिव पकड़ाने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। अब क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है आपको। डिफेक्टिव पकड़ाने की प्रोबेबिलिटी, अपने पास ये कॉम्पोजिशन है, तो डिफेक्टिव पकड़ाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/5।
ठीक है। और डी बार पकड़ाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कोई भी मुझे बताइए। एक डिफेक्टिव पकड़ा गई, बाहर निकाल दिए, तो डी बार पकड़ाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 अपने पास डी बार से, मतलब अच्छी ट्यूबलाइट्स, और टोटल कितनी बची, 4, तो 3/4 हो जाएगा ना। हाँ, तो एक अच्छी ट्यूबलाइट पकड़ा गई। अब आपको डिफेक्टिव चाहिए, तो एक डिफेक्टिव और टोटल 3 है, तो 1/3 हो जाएगा आंसर। किसने सोचा ऐसे, और मतलब प्लस। ठीक है, अब इसको अपन फिर से इरेज करके दोबारा सोचते हैं। दोबारा सोचेंगे अगर अपन, तो डी बार आ जाए मेरे पास, मतलब अच्छी ट्यूबलाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 3 अच्छी ट्यूबलाइट है और टोटल 5 है, 3/5। कोई दिक्कत, पहली बार में 3/5। फिर अपन ने एक डिफेक्टिव, एक अच्छी ट्यूबलाइट जो है वो निकाल दी बाहर, तो टोटल अपने पास 4 बची, तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा। और निकालना क्या है आपको, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितनी है, 2, तो न्यूमरेटर में 2 आएगा। ठीक है, तो मान लो आपने डिफेक्टिव 1 निकाल दी, अब टोटल कितनी बची, 3, तो डिनोमिनेटर में 3 आएगा। और डिफेक्टिव निकालना है आपको, डिफेक्टिव कितनी, 1, तो 1/3 आएगा। ठीक है, प्लस। अरे कितने प्यारे क्वेश्चन होते प्रोबेबिलिटी के, मैं बता रहा हूँ ना आपको, बहुत प्यारे, एकदम सिंपल सिंपल एलिगेंट क्वेश्चंस होते हैं कि आपको लिखना बहुत कम है, सोचना बहुत ज्यादा है। ठीक है, और दिस चैप्टर इज इजियर देन पीएनसी। अगर आप प्रैक्टिस और करें, तो प्रैक्टिस अपन करेंगे। मेरा टारगेट तो ये है कि अपना थ्योरी सिलेबस जो हो जाए, उसके बाद अपन फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे। बोर्ड्स के लिए अपने पास इनफ टाइम, जेई के लिए भी अपने पास इनफ टाइम। अगला देखिए, डी बार डी बार डी बार डी बार डी बार डी बार, मतलब पहली बार में अच्छी ट्यूबलाइट आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल है कितनी अपने पास, 5, और डी बार कितने अपने पास, 3, तो 3/5 हो जाएगा। ओके, फिर एक डी बार हट चुका है, तो टोटल ट्यूबलाइट सब 4 बची, उसमें से डी बार चाहिए फिर से, तो 2 डी बार से एक और हट चुका है। फिर टोटल ट्यूबलाइट 3 है, उसमें से डी बार कितने, उसमें से डी बार अपने पास 1 है, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं यहां से अपना आंसर बता सकता हूँ क्या आएगा, 5 4 20, 23 60, 60 ऊपर 2 3 6, 6/60। अच्छा, आप लोगों ने ये कर दिया था क्या, 1/, अच्छा ये 1/5 यहाँ से आ रहा था आपका, आपने सिर्फ इतना किया होगा, थर्ड केस नहीं किया होगा ना, कोई बात नहीं, रीजनेबल। लेकिन अगर मतलब थर्ड मतलब जो तीसरा होगा उसमें, मतलब अगर फर्स्ट 2 ट्राइस में ही सही आएगा तो क्या होगा? आपकी आवाज मेरे को आ नहीं रही, फिर से बोलो। अगर फर्स्ट वाला, सर अगर मतलब इसमें फर्स्ट 2 ट्राइस में ही मतलब सही आएगा तो? ये सही है, डी बार मतलब सही ट्यूबलाइट है, ये भी सही ट्यूबलाइट है। तीसरी बार में अगर तो नहीं डिफेक्टिव आ गया, मतलब गलत, तुम बोल रहे हो कि सर गलत ट्यूबलाइट आए तो दोनों इस फर्स्ट तो 2 2 में, बार में खत्म हो जाएगी टेस्टिंग, अपने को 3 बार में खत्म करना है ना, कितने तो वो तरीकों से। कंपलसरी कि 3 बार में ही करना है? हाँ, क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि टेस्टिंग प्रोसीजर एंड्स इन 3 टेस्टिंग, यही तो पूछा है, क्या प्रोबेबिलिटी कि 3 बार में कंप्लीट हो जाए, यही क्वेश्चन है अपना। तो कंपलसरी हो गया ना, अपने को जबरदस्ती 3 बार में कंप्लीट कराना ही है ना, ना 2 बार में, ना 4 बार में, 3 बार में एग्जैक्टली हमको कंप्लीट कराना है। ठीक है, ओके, 5 4 20, 23 60। ये वाले जो लोग हैं इनका आंसर 1/5 आया होगा, कोई बात नहीं, आपने सोचा बहुत सही, लेकिन थोड़ा कम सोचा। 3 2 6, तो ये आएगा 6 6 6 18/60। 18/60 कितना हो जाएगा, 6 10 60, 6 3 18, 3/10 इज द करेक्ट आंसर। सो इट्स एन एक्सेलेंट क्वेश्चन, एक्सेलेंट क्वेश्चन। ठीक है, आईआईटी में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 60-70% बच्चे गलती कर देंगे आराम से, आराम से। ठीक है, और ये आईआईटी के लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, कॉपी डाउन कर लो, टाइम दे रहा हूँ भाई मैं आपको, प्लीज राइट इट डाउन। किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे से बिल्कुल पूछने से हेजिटेट ना करें। आपने इतना तो नोटिस कर लिया होगा ना कि आपके डाउट पे मैं डांटता नहीं। ठीक है, तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी सिली डाउट हो बिल्कुल पूछो। अगला क्वेश्चन मैं आपको फिर से, हाँ सर बोलो, सर मोटिवेट यहाँ कर पे दिया 2 मैंने। डिफेक्टिव है ना, हाँ, तो फिर अपने डी डी डैश डी क्यों लिखा इंस्टेड ऑफ, आपको मतलब 2 बार लिखना चाहिए ना कौन सी इसमें?
ये वाला जो है, हाँ क्या दिक्कत है इसमें बताओ। सर अगर आपको टेस्टिंग खत्म करनी है तो 2 बार बार आना चाहिए ना। देखो डिफेक्टिव और गुड बोलते हैं ना, 2 डिफेक्टिव अपने पास, 3 गुड है। अब आपको डाउट नहीं आएगा। तो अपने को 3 बार में टेस्टिंग खत्म करना है। 3 बार में टेस्टिंग कब खत्म होगी पहले तो ये बताओ। टेस्टिंग जब खत्म होगी जब दोनों डिफेक्टिव पकड़ा जाए, है ना, दोनों डिफेक्टिव पकड़ा जाए। तो 3 बार में टेस्टिंग करना है तो देखो ऐसा आएगा डी। तो गुड है क्या? हाँ वो गुड है, डी बार ठीक है मतलब गुड सर, है। वो कंफ्यूज हो गई मैं। मेरे को पता है, एक काम करो यहाँ पे ऐसा लिख दो, डिफेक्टिव डिफेक्टिव गुड गुड गुड, जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा है ऐसे कर लो आप, है ना? ये 3 गुड ट्यूबलाइट्स है। तो अब आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा कि डिफेक्टिव गुड और डिफेक्टिव आ जाए, गुड डिफेक्टिव और डिफेक्टिव आ जाए, और तीनों गुड आ जाएगी तो दोनों बैड अपने को पता चलेगी। दिस इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना। यहाँ पे आपको पहली गुड मिल गई लेकिन दोनों डिफेक्टिव मिल गई तो 3 बार में खत्म होगी टेस्टिंग। यहाँ पे आपको पहला डिफेक्टिव, दूसरा गुड, तीसरा डिफेक्टिव, तो 2 डिफेक्टिव पकड़ा गए, मतलब आगे के दोनों गुड होने वाले। ठीक है। बस वैसे यहाँ पे तीनों गुड पकड़ा गए तो आगे के 2 डिफेक्टिव होंगे, वैसा है। ठीक है। आई होप अब ज्यादा समझ में आया होगा आपको, इसलिए पूछोगे तो ज्यादा अच्छे सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज ऑल्सो बिग ब्रेन क्वेश्चन, बट ये आप लोग आराम से कर डालोगे, इतना मेरे को भरोसा है आपको। ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। आप ट्राई करें इसको, फिर अपन टोटल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, फिर बेस थ्योरम भी स्टार्ट करेंगे। रेडी। एन अर्न कंटेन्स 6 रेड 4 ब्लैक बॉल्स। समझ में आ गया कॉम्पोजिशन क्या है? 6 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है, टोटल 10 है। ऑल 10 balls are drawn from the urn one by one with replacement। ओहो, अच्छा। बॉल उठाया, कलर देखा, रख दिया, बॉल उठाया, कलर देखा, रख दिया। प्रोबेबिलिटी दैट 3 balls, फर्स्ट 3 balls आर ऑफ सेम कलर। पहली 3 बॉल सेम कलर की आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? अच्छा यहाँ विद रिप्लेसमेंट ही, सॉरी दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट, कट हो गई। प्लीज इसको आप चेंज कर लेना, विदाउट रिप्लेसमेंट, अदरवाइज दिस क्वेश्चन हैज नो सेंस। विदाउट रिप्लेसमेंट कर लीजिए इसको प्लीज। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली 3 बॉल सेम कलर की आ जाए? आप लोग करो उसको। सर फर्स्ट 3 बॉल्स निकालने के बाद अगर वो सेम कलर के हैं तो बाकी के बॉल्स का कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, अपने को बस पहले 3 से मतलब है। अपने को पहले 3 का पूछा है ना, तो पहले 3 हाँ से मतलब है। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन में मैंने लिख दिया गिवन दैट द फर्स्ट 3 आर ऑफ सेम कलर, वो अपन करेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है इसको मैं बाद में ही कराऊंगा, पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज दैट द फर्स्ट 3 balls आर ऑफ सेम कलर, तो मतलब क्या हो जाए, टोटल वेज हमेशा 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 आप ये सोचा करो कि कितने तरीकों से हो सकता है ना। फिर प्रोबेबिलिटी टोटल वेज मतलब पहले बार में तीनों रेड आ जाए, या तो रेड 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 विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है तीनों पहली बार में ब्लू आ जाए। बस और कोई चांस है क्या? नहीं, तीनों या तो रेड या तो ब्लू, और कोई कलर है ही नहीं ना, तो ये होना चाहिए। तो आंसर आपका विवेक मेरे को सही लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़। विवेक मेरे को बताओ, पहली बार में तीनों रेड हो जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 6 by 10 into हम्म, 5 by 9 into 4 by 8। बिल्कुल सही। देखिए रेड कितनी, टोटल 6, तो पहली बार में रेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 6/10, लेकिन फिर एक रेड अपन ने फेंक दिया तो टोटल 9 बची है।
तो फिर से रेड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/9, क्योंकि अब रेड भी अपने पास 5 होगी ना, 5R और 4 भी होगी। अगर रेड आ गई तो, और अगर थर्ड टाइम में भी अगर रेड आ गई, सेकंड टाइम में तो रेड आ ही गया ना, सेकंड टाइम में रेड आ गया है, तो टोटल अब बचा क्या है अपने पास कॉम्पोजिशन 4R और 4B, क्योंकि एक रेड फर्स्ट चांस में चला गया, दूसरा रेड सेकंड चांस में चला गया, तो तीसरा रेड यहां पर आएगा। सही है क्या? तो थर्ड बार में भी रेड आया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/8। बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। अच्छा, और का मतलब क्या होता है मैथ्स में? प्लस, यूनियन। तो देखो, प्लस कर दिया अपन ने, और बीबीबी निकल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब मैं आपको डायरेक्टली आंसर लिख के बताऊंगा। पहली बार में बी निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/10, फिर 9 हो जाएगी टोटल बॉल्स और बी हो जाएगी 3, फिर 8 हो जाएगी टोटल बॉल्स और बी हो जाएगा 2, ब्लैक हो जाएगी 2। तो ये आ जाएगा अपने पास आंसर। इफ यू ऐड देम ऑल, मेरे ख्याल से आंसर जो है 1/5 आ रहा है, तो 1/5 आपका आंसर जिसका भी आया है सही है। तो जो भी आंसर 1/5 लिख रहा है, इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी नेचुरली समझ में आ रहा है, कोई एफर्ट नहीं लगा रहे अपन ने, कुछ भी ऐसा नया नहीं पढ़ा है, बस सिंपल सिंपल से रूल्स है, उसको अपन नॉर्मली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कोई भी फॉर्मूला, देखो मैंने लिखवाया नहीं आपको, इसको आप लिखोगे कैसे? देखो बोर्ड एग्जाम में तो हालत खराब हो जाएगी। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पहला वाला, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रेड आ जाए तो R1 बोल दिया उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल भी रेड आ जाए गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज R1, फर्स्ट बॉल इज रेड, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बॉल भी रेड आ जाए गिवन दैट फर्स्ट और सेकंड जो है वो रेड आ चुकी है। ऐसे लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में आपको, फिर इधर भी ऐसे। ठीक है, तो बहुत मेहनत का काम है भाई साहब, लेकिन ठीक है भाई, मैं तो चीजों को आसान रखना चाह रहा हूँ। सेकंड वाले का आंसर देखते हैं किसका आ रहा है सही। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल थ्री सेम कलर, सेकंड वाला देखिए, गिवन दैट फर्स्ट थ्री आर ऑफ सेम कलर, पहले तीन सेम कलर के, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कलर इज रेड। सोचो इसको खुद से थोड़ा। वन बाई टू, नो नो, 1/2 गलत है, 1/2 तो गलत है। तो सबसे पहले देखो, जब भी आपको बोला जाए गिवन दैट, तो इसका मतलब क्या होता है कि सैंपल स्पेस बदल गया। गिवन दैट मतलब ये हो चुका है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, गिवन दैट फर्स्ट थ्री बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। मेरी बात ही नहीं सुनते आप लोग। अब सही आंसर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। जिसका आंसर हाफ आ रहा है वो गलत है। क्यों गलत है आप लोग खुद ही समझ जाओगे, आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हो, मैं हमेशा यही चीज कहता हूँ, तो इस चीज का फायदा उठाया करो। देखो, पहली बॉल आपको बोल दिया कि सेम कलर की, तो इसका मतलब आपको खुफिया जानकारी मिल गई है यार, आपको खुफिया जानकारी मिल गई है कि जो तीन बॉल्स है वो सेम कलर की है। तो और क्या क्या हो सकता है? या तो तीनों रेड की होगी, या तो तीनों ब्लू की होगी, और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि आपका सैंपल स्पेस जो है वो ये बन गया, दिस इज द सैंपल स्पेस, न्यू सैंपल स्पेस। और रेड और ब्लू 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 की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अब ये हाफ क्यों नहीं है? क्योंकि तीनों रेड आना और तीनों ब्लू आना इक्वली लाइकली नहीं है भाई, रेड बॉल ज्यादा है, तो रेड बॉल तीनों रेड आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहेगी। तो जिन्होंने भी आंसर हाफ दिया था, गड़बड़ है ना, दिस इज नॉट इक्वली लाइकली, रेड के आने की संभावना हमेशा ज्यादा रहेगी, इसको आप समझिए। तो क्या हो सकता है कि सैंपल स्पेस अपना ये हो जाए। 5/6 सही है। तो मुझे कोई भी एक बच्चा समझाओ कि 5/6 कैसे आया। एनीवन? अद्वैत बताओ। हाँ चलो आप ही बताओ जो भी। सर मैं बोलूँ सर? हाँ बोलो ना, आप एक्साइटेड लग रहे हो, बताओ।
सर हाँ मैंने पहले वो रेड का निकाला प्रोबेबिलिटी, तो 6/10 इंटू 5/9 इंटू 4/8, तो उसका आंसर 1/6 हुआ। तो मैंने ये किया कि अगर मतलब अगर 1/5 में से, मतलब क्योंकि वो सैंपल स्पेस वहां पे 1/5 हुआ ना, हमने वो फर्स्ट केस में निकाला था 1/5 प्रोबेबिलिटी दैट 3 balls आर ऑफ सेम कलर। तो अगर 1/5 में 1/6 हुआ तो 1 में कितना, तो 1 में 5/6 हुआ। फिर से बोलो, 1/5 में 1/5 में अगर 1/6 प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल आने की, तीनों रेड बॉल आने की, तो 1 में कितना प्रोबेबिलिटी होगा? नाइस, सही सोचा, सही सोचा। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन दैट सेम कलर हैज अकर्ड। फॉर्मूला क्या होता है? क्या आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बिल्कुल पता है, दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हाँ नहीं नहीं नहीं, दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वेरी सॉरी। ओके, यही फॉर्मूला होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मतलब क्या हो जाएगा? ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर, बस। ठीक है, तो कलर की स्पेलिंग में कहीं ब्रिटिश लिख रहा हूँ, कोई अमेरिकन लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाना कि हूँ तो मैं इंडियन ना, तो इसलिए मैं दोनों फॉलो कर रहा हूँ। तो ये हो गया भाई प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन सेम कलर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर क्या है? वो तो अपन ने फर्स्ट केस में निकाला था 1/5। सेम कलर आर भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन सेम कलर, तो सेम कलर मतलब ये वाला सेट हो गया। सेम कलर मतलब देखो, मैं आपको रफ में लिख के बता देता हूँ ताकि आप बिल्कुल चिंता ना करो कहीं से। सेम कलर, ये लो फिर से अमेरिकन या ब्रिटिश जो भी, तो आर, बी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कैसे मिल सकता है आपको फर्स्ट 3 चांस में? ऐसे आर। ठीक है, देखो इधर प्लीज, तो रेड आ जाए और सेम कलर आ जाए साथ में इंटरसेक्शन, तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन हो रहा है ना। ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा? जो इनमें कॉमन है, इनमें कॉमन क्या? आर। तो आपको आर मिल जाए, तो आर इंटरसेक्शन सेम कलर, दिस विल बी अ सेट कंटेनिंग आर। और तीनों आर किस तरीके से आ सकते हैं हमको अच्छे से पता है। तीनों आर आ सकते हैं 6/10, 5/9, 4/8। 6/10, 5/9, 4/8। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1/5। सबने ऐसे ही करा है क्या? नहीं भी किया वैसे तो भी चलेगा। तो यहां से काटा पिट्टी कर देता हूँ। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 चौगे 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 3/5, 3/2 और 1/5 है ना, तो 5/1 आ जाएगा। बाप रे, ये कैसे हो गया? सर 1/9 1/9? सर नीचे, हाँ अच्छा हाँ, रुको रुको रुको, यहाँ पे ये भी इंटू तो है, 1/9। 9 तो मिसिंग है, 3 3 9। हाँ, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 1/5 मतलब 5/1। तो आपका आंसर 5/6 आ जाएगा। ठीक है, अभी मिट कैसे गया? 1/6 इंटू 5/1, 5/6 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इट। क्या दिक्कत है यार दोस्त आपको? 1/6, 5/1। सर लेकिन ये मैंने फॉर्मूला से नहीं किया था। कोई बात नहीं, आपने तो बहुत अच्छा करा ना, आपने तो कॉमन सेंस लगाया, तो इसका मतलब आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। वैसे सोचना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन फॉर्मूले से समझ में तो आया ना आपको कि कैसे किया है। फॉर्मूले से हाँ समझ में आ सर। गया तो बहुत
हाँ, फॉर्मूले से देखो, ये तो सिंपल फॉर्मूला लगाया मैंने, जो इंटरसेक्शन है वो कर दिया, जो सेम कलर है वो ऊपर ही निकाल चुके हैं अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सेम कलर वो अपन ऊपर ही निकाल चुके थे, बस लिख दिया सबको। ठीक है, सो द इजीएस्ट पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट्स नाउ, द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इट माइट लुक डिफिकल्ट एट फर्स्ट, ठीक है, बट मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ हर बार की तरह या आते आते आपको दुनिया का सबसे आसान 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 सवाल लगेगा। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो है जनरली वो एग्जाम्स में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछता है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बेस थ्योरम समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये इट इज अ वेरी इजी टॉपिक। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखूंगा और फिर मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट आई विल राइट, वेट अ मिनट, लिखिए लेट एस बी द सैंपल स्पेस। लिखते जाइए मेरे साथ साथ, पीछे मत पड़ जाना, अभी तो मैं भी लिख रहा हूँ। लेट एस बी द सैंपल स्पेस एंड E1 E2 एंड E1 E2 E3, बहुत सारे इवेंट है, आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा अभी तो लिख लो बस। बी एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and mutually exhaustive events associated with a random experiment. ठीक, if A is any event which occurs with E1 or E2 or E3 or En, then बस इतना लिख डालो आप पहले, फिर मैं आपको देन वाली चीज ये सब बकवास मैं आपको है ना एक बार में समझा दूंगा। ठीक है, सबसे सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन अपन इसका देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, रेडी? हर कोई सामने देखिए फिर। ठीक है, सामने देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, तो ही आपको बेस थ्योरम भी समझ में आएगा। अच्छा, ये सैंपल स्पेस है हमारे पास, और इस सैंपल स्पेस में हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब समझते हो आप क्या होता है? वो दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दोनों या तीनों या चारों या जितने भी अपने पास तो एन है, दे वोंट इंटरसेक्ट। और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हो जाता है कि वो मिलकर सैंपल स्पेस बना देंगे। तो हमारे पास ऐसे इवेंट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी, मतलब कुछ इस तरीके से। मान लो दो इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, मतलब ऐसे, समझ आ रहा है? दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, एंड दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मतलब मिलकर इन्होंने आपको सैंपल स्पेस दे दी। और अगर तीन इवेंट में देता हूँ जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, तो तीनों भी क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे अपने पास एन इवेंट्स है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये पहला इवेंट, अच्छा ऐसे थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, ये पहला इवेंट मान लेते हैं, ये दूसरा इवेंट है, इंटरसेक्ट नहीं हो रहे ना आपस में, ये तीसरा इवेंट मान लेते हैं। और ऐसे अपने पास बहुत सारे इवेंट्स हैं
तो ये लास्ट इवेंट मैंने मान लिया ऐसे EN। कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट है जो कि आपस में ना ही इंटरसेक्ट कर रहे और मिलकर आपको पूरा रेक्टेंगल दे रहे हैं। तो दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, दिस इज EN। ठीक है। अब हमारे पास एक ऐसा इवेंट है जो कि इन सब से एसोसिएटेड है। ठीक है। E1, E2, E3, EN के साथ हो रहा है। सबके साथ होने वाला इवेंट जो है मतलब सबके साथ इंटरसेक्शन हो रहा है इसका। तो वो कुछ ऐसा इवेंट है हमारे पास। एक ऐसा इवेंट है जिसको मैं थोड़ा ओवल शेप से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वन सेकंड। हाँ, इसको मैं ओवल शेप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सर्कल से भी कर सकते हैं, बट सर्कल क्या है, पूरे सबको कवर नहीं कर पाएगा, इसलिए ओवल। तो एक इवेंट ए है जो कि E1 के साथ भी हो रहा है। देख रहे हो आप, E1 के साथ उसका कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन है, E2 के साथ भी कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन है, E3 के साथ भी इंटरसेक्शन है, मतलब वो सबके साथ हो रहा है। ठीक है, वो सबके साथ हो रहा है। तो ऐसा एक ए इवेंट है। तो अब देखो अपन समझते हैं। Let S be the sample space E1, E2, E3, EN, B and mutually exclusive and exhaustive events associated with a random experiment. Okay. Now if A is any event which occurs with E1 or E2 or E3 or EN, A जो है वो सबके साथ हो रहा है। तो आपको टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये है कि ये जो A है ना, ये जो A है, ये जो सबके साथ हो जा रहा है, इस A की प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है? P of A निकालना है। ये जो A सबके साथ हो जा रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। समझ में आया टारगेट क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भी बहुत सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे वो ए के साथ हो रहा था और ए के साथ हो रहे हैं ना वो सब के सब। तो आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी। कैसे निकालेंगे? बहुत इजी। सबसे पहले तो आप देखो कि ये वाला जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, आप मेरे को खुद बता सकते हो। एनीवन? ए का और E1 का इंटरसेक्शन। बहुत आसान है समझना, कोई दिक्कत किसी को? और ये वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यार? दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए और E3 का इंटरसेक्शन, E2 का इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन E2, ये हो जाएगा ए का इंटरसेक्शन E2 के साथ। ठीक है। थर्ड वाला एरिया क्या हो जाएगा? थर्ड वाला एरिया हो जाएगा ए का इंटरसेक्शन E3 के साथ। तो आप लोग ड्रॉ कर रहे हो ना मेरे साथ साथ, मैं इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा कलर करने में मजा भी आ रहा है। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन E3। और लास्ट में क्या है? EN। तो ये वाला एरिया हो जाएगा। ये बीच में बहुत सारे एरिया आएंगे, लेकिन क्या मैं सारे थोड़ी बना सकता हूँ? अब ऐसे 100 इवेंट हो तो मैं पूरे 100 नहीं ड्रॉ कर सकता ना। तो ये जो लास्ट वाला इवेंट है दैट इज ए और EN का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन EN। तो दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन EN। लिखो ए इंटरसेक्शन EN। ठीक है। कोई भी बच्चा इस क्लास का मुझे बताना चाहेगा कि ए का प्रोबेबिलिटी अपन कैसे निकालेंगे? ए की प्रोबेबिलिटी मतलब ये सारे शेडेड रीजन का सम। बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, टॉपिक ही खत्म हो गया। ये सारे शेडेड रीजन का सम मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन वाला रीजन, मतलब ये कौन सा सेट है? ए इंटरसेक्शन E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 प्लस कहां तक करेंगे अपन? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN, यहां तक करेंगे। ठीक है, बस दिस इज व्हाट इज टोटल प्रोबेबिलिटी। यही है टोटल प्रोबेबिलिटी। मैंने आपको हमेशा बोला है कि थियरी मुश्किल लगेगी लेकिन क्वेश्चन आसान लगेगी, बोला है ना? यहां पर भी वही होने वाला है, वही होने वाला है। और मैं आपको बता भी दूंगा कि अपन बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाद में फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखो, पहली बात तो कोई भी बच्चा इस क्लास में मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम।
हमको क्या बोला गया है कि ए और बी, इस बार ऐसा कुछ नहीं बताया कि इंडिपेंडेंट है, कुछ भी नहीं बोला है ना, अदरवाइज तो पी इंटू पी भी लिख देते आप इंडिपेंडेंट होता तो, लेकिन अभी क्या बोला है कि इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए इसका? इसका फॉर्मूला हो जाता है पी ए इंटू पी ए बाई बी, याद आया? सॉरी, पी ए इंटू पी बी बाई ए, ठीक है। ये बाय, जैसे ए पहले लिख दिया अपन ने तो बाय ए बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो मैं वही चीज करने वाला हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखो ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको, प्लीज इधर देखो, ये ए पहले लिखा है मैंने, मैं हो सकता था कि बी पहले लिख देता, अगर मैं बी पहले लिखता तो यहाँ पे ए बाई बी आता, है ना, ये बी यहाँ पे लिखा तो बाई बी यहाँ पे आएगा। कल मैंने आपको सिखाया था, हो सकता है आपको ध्यान में ना रहा हो सकता रहा हो, लेकिन कंफ्यूज हो रहे हो, तो अभी समझ में आ रहा है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन E1 को मैं कैसे लिखूंगा, प्लीज 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 देखिए, पहले लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, जैसे यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले लिखा, उससे भी फॉर्मूला बनता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से भी फॉर्मूला बनता है, तो उसी तरह से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिख रहा हूँ पहले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या आ जाएगा बताइए, ए बाई E1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, सब बकवास है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब बकवास है, मैं तो फॉर्मूला जिंदगी में मेरे को याद नहीं रहता, आप मेरे से पूछ लोगे ना सर फॉर्मूला बताओ, मेरे को याद ही नहीं, बट मैं पहले क्वेश्चन करूंगा फिर फॉर्मूला लिख दूंगा, ठीक है। ऐसे तो मेरे को फॉर्मूला याद है, बट एज ए स्टूडेंट मैं याद नहीं रखता था, ठीक है। एज ए टीचर तो मेरे को सब कुछ याद रखना ही पड़ेगा, बट आई डोंट प्रेफर रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या आ जाएगा बताइए, ए बाय E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 पहले लिख रहा हूँ, E3 पहले लिख रहा हूँ, तो ए बाई E3 आएगा नेक्स्ट, नहीं चमका, चमका ना, हाँ, और नेक्स्ट लास्ट क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई En, प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई En, कोई दिक्कत किसी को? बस ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद अपने को नहीं रखना है, इट विल कम नेचुरली, आप एफर्टलेसली फॉर्मूला याद रख पाएंगे, ये मेरी गारंटी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लो आप, अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अ bag contains 4 red and 3 black balls a second bag contains 2 red and 4 black balls. One bag is selected at random. One bag is selected at random. And from the selected bag, one ball is drawn. One ball is drawn. Find the probability that the ball drawn is red. That the ball drawn is red. ठीक है, कोई चिंता मत करो आप, बस क्वेश्चन छाप लो अच्छे से,
फिर मैं आपको इसका सबसे शानदार सॉल्यूशन बताऊं। Bag contains 4 red ball and 3 black balls. A second bag contains 2 red balls and 4 black balls. ठीक है, ये कैसे टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। One bag is selected at random and from the selected bag one ball is drawn. Find the probability that the ball drawn is red. सबसे पहली बात, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में आप ट्री डायग्राम बनाया करो। क्यों? क्योंकि देखो आपको क्या करना है, पहले बैग में जाना है, पहले बैग चूज करना है। भाई 2 बैग है अपने पास, कैसी बात कर रहे हो? फिर बैग चूज करने के बाद उस बैग में 2 बॉल्स, उन दोनों बॉल्स में से कोई एक बॉल चूज करना है। तो समझ रहे हो क्या करना है अपने को? सीक्वेंस है, देयर इज अ सीक्वेंस। कभी भी ऐसा सीक्वेंस देखे तो ट्री डायग्राम बनाइए। तो आप क्या करिए कि पहले तो 2 बैग चूज करने अपने को, बैग 1 और बैग 2। ठीक है, बैग 1 में क्या है, 4 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल्स है, और बैग 2 में क्या है, 2 रेड बॉल्स है और 4 ब्लैक बॉल्स है। बैग बंद है भाई, बैग बंद है और दोनों बैग एकदम सेम दिख रहे हैं। ये बैग नंबर 1, ये बैग नंबर 2 एकदम सेम दिख रहे हैं। तो दोनों में से कोई भी एक चूज करना है अपने को, अंदर पता नहीं क्या है। तो अगर अपन कोई भी एक बैग चूज करेंगे तो पहला बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी और दूसरे बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इक्वली लाइकली। कोई भी रैंडमली चूज करना, क्वेश्चन में साफ साफ रैंडमली वर्ड लिखा हुआ है, वन बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग। तो आप पहले कोई एक बैग चूज कर लो। ठीक है, अच्छा, फिर बैग चूज करने के बाद, हाँ चलो, बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। यहाँ पे भी हाफ, तो बैग अपन ने चूज कर लिया। फिर बैग चूज कर लिया है तो आप क्या करोगे, या तो रेड बॉल चूज करोगे या तो ब्लैक बॉल चूज करोगे पहले बैग में से। अगर आपने पहला बैग चूज करा तो, और अगर आपने दूसरा बैग चूज करा है तो आप क्या चूज करोगे, या तो रेड बॉल चूज करोगे या तो ब्लैक बॉल चूज करोगे। आ रही मेरी बात समझ में? पक्का? कोई दिक्कत किसी को? तो पहला बैग चूज करना और उसके बाद उसमें से रेड बॉल चूज करना, ये अपना टास्क है। क्या अपन ने बैग चूज कर लिया? हाँ। क्या प्रोबेबिलिटी है बैग चूज करने की? हाफ। हाफ प्रोबेबिलिटी से बैग 1 चूज कर लिया। बैग 1 चूज करने के बाद आपका टास्क खत्म हो गया है क्या? नहीं हुआ है। तो आपने क्या करा, हाफ प्रोबेबिलिटी से बैग 1 तो चूज कर ही लिया है, लेकिन उसमें से रेड बॉल भी निकालना है। तो रेड बॉल निकालना या कोई भी बॉल निकालना। वन बैग इज सिलेक्टेड एंड फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग 1 बॉल इज ड्रॉन। तो कोई भी बॉल निकालना। तो आप अगर रेड बॉल निकाल रहे हो तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाफ से अपन ने बैग को चूज करा और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/7। ये हो जाएगी 4/7। ठीक है, देखता हूँ 19/42 जिसका भी आंसर आ रहा है सही आ रहा है। अच्छा, और ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, देखो इधर, हाफ से आपने ब्लैक बैग 1 चूज करा और फिर ब्लैक बॉल चूज करा, दैट इज 3/7। 3/7 मतलब ये हो जाएगा 3/7। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, पहले पूरा ट्री डायग्राम बना लो, पूरा ट्री डायग्राम, सब कुछ जितनी बॉल है सारी सिलेक्ट कर लो। तो बैग 2 अगर चूज किया होता अपन ने हाफ प्रोबेबिलिटी से, और उसके बाद अपन ने रेड कलर की बॉल चूज करी होती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती, 2/6। ठीक है, 2/6। और अगर अपन ने बैग 2 चूज करा होता और उसके बाद ब्लैक निकाली होती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती, बैग 2 चूज करा हाफ प्रोबेबिलिटी से, टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अपन ने फिर ब्लैक बॉल चूज करा 4/6 प्रोबेबिलिटी से, है ना। और बीच में क्या है, और है, यहाँ पे और लिखा हुआ है, ये सारे और है, सब में और है। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। तो रेड जहां जहां आ रहा है उसको आप सर्कल मार दो। यहां से अपने को रेड बॉल मिल रही, यहां से अपने को रेड बॉल मिल रही है, और कहीं से मिल रही नहीं। तो या तो ऐसे रेड बॉल मिलेगी या तो ऐसे रेड बॉल मिलेगी। यही 2 तरीके हैं रेड बॉल को निकालने के, यही आपका आंसर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल इज नथिंग बट ये या तो ये, तो दोनों को और करना है, और मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, हाफ प्लस 4/7। ये तरीका हो सकता है, बैग 1 चूज करके उसमें से रेड निकाल लिए, या तो फिर बैग 2 चूज कर लिए और उसमें से रेड निकाल लिए। इज दैट ओके? तो यहां से अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 19/42। खुद से करके देख लीजिएगा,
इसको कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया गलती से, आप लोग समझदार हो, इसको इनटू कर लेंगे। दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी। अब आप बोलोगे कि सर ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है तो ये तो यूज ही नहीं करा आपने। क्यों यूज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे इससे मिलता जुलता है। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। लिखा आप लोगों ने? देखो हो क्या रहा है ना, ये इवेंट ए क्या है, देखो इधर इवेंट ए क्या है, रेड बॉल चूज करना। ये रेड बॉल जो है चूज करना इवेंट ए है, और रेड बॉल चूज हो सकती है या तो बैग नंबर 1 से या तो बैग नंबर 2 से। तो ये जो इवेंट ए है रेड बॉल का चूज करना, रेड बॉल बैग 1 से भी आ सकती है मतलब ये, और रेड बॉल बैग 2 से भी आ सकती है। तो रेड बॉल दोनों के साथ आ सकती है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, रेड बॉल को बैग 1 और बैग 2 के साथ निकालना है। तो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप रेड बॉल विथ बैग 1 एंड दिस इज नथिंग बट पिकिंग अप रेड बॉल। ए को हमेशा बाद में लिखा करो, जैसे यहाँ पे मैंने ए को पहले लिखा है, आप बाद में लिखा करो, फायदे में रहोगे। तो जो ए क्या होता है, जो सबके साथ हो रहा है, सबके साथ क्या हो रहा है, रेड बॉल पिक करना। तो रेड बॉल बैग 1 के साथ भी आ सकता है, बैग 2 के साथ भी आ सकता है, बैग 3 होता तो बैग 3 के साथ भी आ सकता था। ठीक है, बस आपको बोर्ड एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। बोर्ड एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला लिखना है बस। तो आप हमेशा फॉर्मूला बाद में लिखा करो, आंसर पहले लिखा करो। ट्री डायग्राम इज गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ट्री डायग्राम आपका काम बहुत आसान कर देगा। बस इसके बाद ये फॉर्मूला को एलाबोरेट कर दो, आपका फॉर्मूला भी लिख दिया आपने, आंसर भी लिख दिया, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी सॉल्व कर दिया और अपने जेई के हिसाब से भी सॉल्व कर दिया। दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी। लास्ट टॉपिक अपना बचा है बेस थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेस थ्योरम के कुछ क्वेश्चन करेंगे, और आपका बोर्ड एग्जाम का सिलेबस तो हो ही जाएगा। फिर बोर्ड एग्जाम का सिलेबस हो जाएगा तो बायनोमियल जो है वो बोर्ड में नहीं है, वो भी मैं आपको कल ही पढ़ा दूंगा। भले ही वो सिलेबस में नहीं है बट अपन उसको कल ही करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ, क्योंकि फिर मैं ज्यादा बताऊंगा तो आपकी खोपड़ी में घुसना बंद हो जाएगा। और अभी आपको क्विज भी देना है, आई विल लीव यू हियर। तो बायनोमियल और बर्नौलीज ये दोनों बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, और बेस थ्योरम तो इतना आसान टॉपिक है जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी उससे भी इजी है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन। और आपका होमवर्क जो है अभी फिलहाल 11.1 और 11.2 है प्रोबेबिलिटी में, और वेक्टर 3D का होमवर्क अभी भी मुझे कुछ बच्चों का नहीं मिला है। मैं नाम नहीं लूंगा आपका, है ना, बट मेरे को भेज दो, कल मैं नाम जरूर लूंगा सबके जिन जिनके मिल चुके होमवर्क। एंड डे आफ्टर टुमारो विल हैव डिस्कशन ऑफ वेक्टर 3D, क्योंकि कल अपना प्रोबेबिलिटी का सिलेबस खत्म हो जाएगा, पक्का खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेस थ्योरम आखिरी है और बर्नौलीज तो सिलेबस में है ही नहीं, बोर्ड्स के जेई के सिलेबस में है, तो अपन वो पढ़ेंगे बस, उसके अलावा कुछ बचेगा नहीं अपने पास। ठीक है, फिर स्टेट बोर्ड की एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, स्पेशल क्लास, उसमें मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगा, क्योंकि उनका सिलेबस थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, स्टेट बोर्ड में आ रहा है क्या एसओटी आपको ना, तो मैं बता देता हूँ आपको, डोंट वरी, एक क्लास लगाते हैं अपन, उसके लिए एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे। तो इन वन लेक्चर विल फिनिश द बोर्ड एग्जाम सिलेबस ऑफ दैट। ठीक है, इतना कर लो अभी एटलीस्ट, बाकी मैं आपको उतना करा दूंगा, और फिर पीवाईक्यूज भी करा दूंगा बोर्ड्स के, तो वो भी क्लियर हो जाएगा, आपको डाउट्स नहीं देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। कोई कुछ कह रहा है? अभी वाला टेस्ट कैसे है? टेस्ट मतलब क्विज ना, ऑनलाइन है? ऑनलाइन है मेरे ख्याल से, एक बार पूछो ना सर से, पूछ के देखो वो जैसा बताते हैं, मेरे ख्याल से ऑनलाइन। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।